चलो पहले, सबसे पहले तो कल के कुछ थोड़े से डाउट्स रह गए थे, एक प्रॉब्लम और था, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था, प्रॉब्लम नंबर 27। सब लोग ध्यान दें, इनको मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लूंगा ताकि हम आगे भी बढ़ पाए। सो प्रॉब्लम नंबर 27 इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ 30, 24, 20, ठीक है। तो बहुत बच्चों का आंसर 18 आया। 18 हम इसीलिए इसका आंसर नहीं मानते क्योंकि ना उसमें कभी भी आप अगर गैप को भी डिफाइन कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 टर्म चाहिए होती हैं। जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है, बहुत बच्चों ने मुझे आंसर जो भेजा वो ये वाला भेजा था कि सर इन दोनों का डिफरेंस 6 का है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा, उसके हिसाब से 18 होगा। तो 18 इसीलिए हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं 18 टर्म दे देता ना, फिर इसके आगे वाली टर्म आप डिफाइन कर पाते, क्योंकि आपको पता चल जाता कि जो गैप है वो एपी में आ रहा है, जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। बट अगर हमारे को यहां तक की टर्म्स हैं तो जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है नहीं आ रहा है हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, ये जो सीक्वेंस था इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टर्म ए आ रही है तो ये 1/a हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, मतलब ये जो तीनों टर्म है ये एचपी में आ रही है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉब्लम दिया था, सोचने वाला प्रॉब्लम था, पहले गो में आपसे हो सकता है नहीं हो, थोड़े टाइम के बाद हो। अब जैसे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 1/24 माइनस 1/30, ठीक है। 120 एलसीएम है, 5 - 4, तो 1/120 इसका मतलब डिफरेंस है। ऐसे अगर आप 1/20 माइनस 1/24 लेते हो तो 120 इज द डिफरेंस, 120 इज द एलसीएम, 6 - 5 आपके पास 1/120 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो अब आपको 1/a निकालना है, तो 1/a विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/120, तो 7/120 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 120/7 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28। प्रॉब्लम नंबर 28 में ऐसा था, जैसे बताया था आपको, 1, 2, 2, 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 4 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 8 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा था, ऐसे था ना। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा था ये। तो मैंने आपसे पूछा था 102 टर्म निकालो। तो इसमें क्या था, इसमें ना 2 की पावर चल रही है एक्चुअली में, तो जो सेकेंड टर्म है दैट इज 2, तो जो सेकेंड टर्म है वो 2 है, ठीक है। जो फोर्थ टर्म है वो 4 है, जो एट्थ टर्म है वो 8 होगी, जो 16th टर्म है वो 16 होगी, समझ गए। अब 4 से 8 के बीच वाली टर्म सारी क्या है, 4 है, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म 4 है। ऐसे ही नाइन्थ टर्म, नाइन्थ से लेके 15th टर्म तक, नाइन्थ टर्म टू 15th टर्म, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर आएगी, 8 आएगी। ऐसे ही 32th टर्म शुड बी 32, क्योंकि 2⁵ इज 32। तो 17th टर्म से लेके 31st टर्म तक मेरे पास 16 आने वाला है। तो अब आपको समझ आ गया, 32th टर्म 32 है, 64th टर्म क्या होगी, 64 होगी, 128th टर्म क्या होगी, 128 होगी, फिर 256 होगी, 256 वाली जो टर्म होगी वो 256 होगी। नेक्स्ट 512th टर्म जो होगी वो 512 होगी, ठीक है। देन 1024th टर्म जो होगी वो 1024 होगी, जो 2048 टर्म होगी वो 2048 होगी। अब मैंने आपसे पूछा था 1025th टर्म से लेके 2047th टर्म जो होगी वो 1024 होगी, तो 1027th टर्म क्या होगी हमारे पास, 1024 होगी। समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया, यहां तक जो बताया समझ आ गया, ऑल क्लियर कर दो जल्दी जल्दी, एक्टिव रहो एकदम। हर्षित जन, ये 14 क्या लिख रहे हो आप, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सॉल्यूशंस मुझे नहीं भेजते हैं, जैसे अनुज, आप कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो, कोई भी सोल्यूशन कभी नहीं भेजा है,
जलज ने भी नहीं भेजा है कल तो, हर्षित जैन ने शायद भेजा है, यशिका रावत ने भी नहीं भेजा है, कृतिका तनवर ने भी नहीं भेजा है, अमित रावत ने शायद भेजा है। हाँ, कुछ बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज आप सबसे यही आपको मोटिवेट करने के लिए मैं यही बोलूंगा, आप पार्टिसिपेट करें, उससे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बनेगा। मैथ्स अच्छी और फिजिक्स अच्छी तो हो ही जाएगी फिर, जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी फिजिक्स अच्छी हो ही जाती है अपने आप ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गया। छायांश आप भी मतलब बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो, एक भी आपने कभी मेरे को ना मैसेज नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ये आंसर भेजा हो आपने, तो वो मेरे को ध्यान रहता है ये बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29th, 29th में क्या था, ए प्लस बी। देखो मैं जो आप कुछ बच्चों ने मुझे सोल्यूशन भेजे हैं वो थोड़े से लेंदी हैं, तो आपको मेरे सोल्यूशन, अगर आपका इससे अच्छा मेथड है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका इससे लेंदी मेथड है तो आपको थोड़ा अच्छा मेथड मतलब आना चाहिए विद टाइम ना, तो आपको ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो समझें। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ए प्लस बी एक्स, ये वाला प्रॉब्लम था, बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ये था, और हमें एबीसीडी के बारे में बताना था, ये भी बहुत बच्चों ने कर लिया है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका देखते हैं। इसको बताओ मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, कॉम्पोनेंटिव डिविडेंड बताया था एक बार मैंने आपको ना, जैसे मान लो मेरे पास कभी भी लिखा हुआ है m बाय n इज इक्वल टू k, तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो व्हाट वी कैन से दैट m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आता कैसे था याद होगा अगर आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है, पहले हम वन ऐड कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड हमने वन ऐड कर दिया रेशियो में, फिर हमने दोनों साइड वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। आप डिवाइड करना चाहते हो तो m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन रखोगे तो k माइनस वन अपॉन के प्लस वन आ जाएगा, m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन रखोगे तो k प्लस वन अपॉन के माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रेशियो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर सकते हैं। लॉजिकली हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ हमने l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम एल बाई एन इज इक्वल टू के एल बाई वन करके फिर उसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया। तो वो जैसे जैसे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम करेंगे। तो क्योंकि ये सारी रेशियोज हैं तो इसमें अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, नेगेटिव हो जाएगा ना, उसका डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे इस तरफ भी क्या आएगा, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, बी एक्स कटेगा, तो टू ए अपॉन टू बी एक्स, तो उसको लिख देते हैं ए बाई बी एक्स, टू टू कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बाई सी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बाई डी एक्स। अब एक्स 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 कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो ये रेशियो क्या हो गई, सेम हो गई। तो रेशियो सेम हो गई, इसका क्या मतलब होगा, ए बी सी डी जो होगा वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक बताओ मुझे, ऑल क्लियर है। किसी ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से किया था तो मुझे बताओ कि सर मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से किया था इस प्रॉब्लम को, क्योंकि काफी सॉल्यूशंस आए थे तो मुझे याद नहीं है किसने किया था ऐसे। किसी ने इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से किया था या के मान के किया था, किसी ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से किया था, अच्छा प्रखर आपने किया था, ओके ठीक है। जिसने नहीं किया था तो दिस इज अ बेटर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, 30th प्रॉब्लम पे आते हैं। 30th प्रॉब्लम था हमारा, ये जेई का प्रॉब्लम था। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर। इसका क्या मतलब हो गया, देखो बहुत सिंपल बता दिया उसने आपको कि एक तो ए बी सी इंटीजर है और बी बाई ए भी इंटीजर है, क्योंकि
आगे दिया हुआ है ए बी सी जो है वो जीपी में है, इसका मतलब जो आपका कॉमन रेशियो है ना वो भी इंटीजर होगा बेटा। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और कॉमन रेशियो भी इंटीजर है। तो कॉमन रेशियो क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि बी बाय बी, ए बी सी सब पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो उन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आर क्या क्या हो सकता है? आर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये हमें पहले से क्लियर हो गया कि भाई साहब आर जो होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा। फिर उसने एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी प्लस टू। तो 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू बी प्लस टू। 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 4 नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन निकालने को आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर। 5 नंबर का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई फाइव, सबको आता है ये। तो अब इससे एक रिलेशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b प्लस 6। तो हमारा ए प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 2b प्लस 6 के बराबर आ जाएगा। अब ये एक रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन जो मेरे पास ऑलरेडी है कि ए बी सी जीपी में है, तो उसको ऐसा मान लें, बी बाय आर बी बी आर, ऐसा मान लें। ऐसे जैसी आपकी इच्छा है। अगर आप ये नहीं मानना चाहते हो, आप जैसे मेरे को लग रहा है ये मानने से अच्छा है, हम ऐसा करते हैं ए आर मानते हैं। ए आर स्केयर। पता है ये क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं बी बाय आर मान लूंगा ना, फिर मेरे को बी बाय आर को इंटीजर करना पड़ेगा। फिर उसमें हो सकता है आर की वैल्यू मेरे को मतलब वो बनानी पड़े, फ्रैक्शन बनानी पड़े। तो बेटर है इसको ऐसा मानते हैं ए आर स्केयर। अब इसमें क्लियर है कि कॉमन रेशियो मेरा आर आएगा और आर मेरा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ए भी मेरा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि ए बी सी को हम क्या माने? ए आर स्केयर। ठीक है। तो ए तो आपका ए हो गया, सी आपका क्या हो गया? ए आर स्केयर हो गया, बी क्या हो गया? 2 AR हो गया प्लस 6 हो गया। ठीक है जी। अब ये ए इधर चला जाएगा, 1 प्लस आर स्केयर माइनस 2 आर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मेरे को क्या पता चल गया? ए टाइम्स ऑफ आर माइनस 1 का होल स्केयर जो है वो मेरा 6 के बराबर हो गया। ए टाइम्स ऑफ आर माइनस 1 का होल स्केयर 6 हो गया। अब अच्छी बात आपके लिए क्या है कि ये एक इक्वेशन है जिसमें ए भी इंटीजर है और आर भी इंटीजर है। ठीक है। तो अब हम ऐसा सोचेंगे कि भाई ए और आर की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू पर ये 6 पॉसिबल है, तो वो देखते हैं। मान लो मैंने ए को 1 ले लिया, तो आर माइनस 1 का होल स्केयर 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर माइनस 1 फिर प्लस माइनस रूट 6 आ जाएगा। आर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 6, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर तो आपका क्या था? इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए को 2 ले लिया, तो आर माइनस 1 का होल स्केयर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ए को फिर 3 ले लिया, उसके फैक्टर्स ही लेने हैं बस, आपको 6 तक ही जाना पड़ेगा मैक्सिमम। उसके बाद तो फ्रैक्शन ए 6 से बड़ा हो गया तो वैसे ही आर माइनस 1 का होल स्केयर फ्रैक्शन हो जाएगा, तो खत्म है कहानी। आर माइनस 1 का होल स्केयर 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है। ए इज इक्वल टू 4 पे आर माइनस 1 का होल स्केयर 6/4 हो जाएगा, विच इज 3/2, पॉसिबल नहीं है। ए इज इक्वल टू 5 पे आर माइनस 1 का होल स्केयर 6/5 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ए इज इक्वल टू 6, बस एक पॉसिबल कहानी बन रही है क्योंकि आर माइनस 1 का होल स्केयर इक्वल टू 1 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्केयर। सो आर माइनस 1 कैन बी इक्वल टू 1 एंड आर माइनस 1 कैन बी इक्वल टू -1। तो या तो आर आपके पास 2 होगा या आर आपके पास 0 होगा। क्योंकि आर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये होगा ही नहीं। तो आपके पास दो ही पॉसिबल, मतलब एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, ए इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे जीपी नहीं निकालनी थी, हमें क्या करना था? हमें वैल्यू निकालनी थी ए स्केयर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 की। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, 36 प्लस 6 माइनस 14 बाई 7, तो ये बन जाएगा 42 माइनस 14 बाई 7। तो दिस वैल्यू इज 28/7 इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर 4 आएगा। सबको समझ आ गया? तो भाई इमोजी चेप दो यहाँ पे। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्टिव रहो भाई सब लोग। जिसको नहीं समझ आया वो बताओ मुझे कि सर मुझे नहीं समझ आया, तो मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि जेई का प्रॉब्लम है, समझ आना चाहिए।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट, कल हम डाउट सेशन ले रहे थे तो उसमें एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब एक वो वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एचपी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुनो भाई सब लोग, वो मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ एक बार, तो इसको हम नंबर देते हैं प्रॉब्लम 31। तो वो प्रॉब्लम में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको दोबारा ट्राई किया। अब देखते हैं इसके आंसर को। क्या था, इफ ये प्रॉब्लम था, एक बार सब लोग रफ कॉपी में भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे साथ में। इफ ए आई इज इक्वल टू जीरो, एपी का प्रॉब्लम है ये, अपनी जो DP2 है उसका कुछ प्रॉब्लम नंबर है। इफ ए आई इज इक्वल टू जीरो, A1, A2, A3, so on to AN belongs to real numbers। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए आई माइनस वन प्लस वन, ऐसा था। देन हमें क्या करना था, अर्थमेटिक मीन ऑफ A1, A2, A3, सो ऑन टू AN निकालना था। इफ अर्थमेटिक मीन हैज वैल्यू x, तो इसके ऑप्शन दिए हुए थे और ये ऑप्शन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एक्चुअली में ना। x इक्वल टू वन, x इज लेस देन माइनस हाफ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, और d था x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। सुनना भाई ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। कल हम जब सॉल्व कर रहे थे डाउट सेशन में, तो यहाँ पे मैंने ना i+1 ले लिया था, तो i+1 लेके हमारा आंसर b आ रहा था, बट उसने एक्चुअल प्रॉब्लम में आंसर c दिया हुआ है। अगर आप i+1 लेंगे तो आपका आंसर b आता है, अगर आप i-1 लेंगे तो आपका आंसर c आता है, तो वही मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक तो ai था या a1 था शायद ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। a1 है इसमें ना, ये ai नहीं है, यहाँ पर a1 है। इसमें एक बार दोबारा से प्रॉब्लम पढ़ते हैं। A1 इज इक्वल टू जीरो है, A1, A2, A3 सो ऑन टू AN रियल नंबर्स हैं, मॉडुलस ऑफ AI इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AI माइनस वन प्लस वन है, और अर्थमेटिक मीन इन सब नंबर्स का x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की रेंज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें A1, A2, A3 की वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके कुछ केसेस बनेंगे। तो मॉडुलस का क्या मतलब होता है, माइनस, जिसको नहीं पता है, -2 का मॉड जो होता है वो 2 होता है। मॉडुलस हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 7 का मॉड लेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, 0 का मॉड लेंगे तो 0 आएगा, -3 का मॉड लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास इक्वेशन है मॉड x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है x की दो वैल्यूज होंगी, 1 और -1। क्योंकि अगर मॉड x इक्वल टू 1 है तो x की दो वैल्यूज पे किस मॉडुलस 1 हो सकता है, एक तो 1 पे क्योंकि 1 का मॉड 1 आएगा, और -1 का मॉड भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जिसको मॉडुलस के बारे में पता नहीं है उसको ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक रिलेशन है मॉड ए आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई माइनस वन प्लस वन। ठीक है, और A1 उसने हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो A2 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब आप I को 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ A2 इज इक्वल टू, I को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 प्लस वन। अब A1 0 है तो ये 1 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब A2 की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, एक +1 पॉसिबल है, एक -1 पॉसिबल है, ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब हम A3 निकालने की कोशिश करेंगे। A3 में क्या होगा, जब I आपका 3 आएगा तब आप निकाल पाओगे। तो आप क्या आएगा, मॉड ऑफ A3 इज इक्वल टू, मॉड ऑफ A3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 प्लस वन। अब जो A3 की वैल्यू है वो A2 पर डिपेंडेंट है, तो जब A2 की वैल्यू आप 1 लोगे तो A3 की अलग वैल्यूज आएंगी, जब A2 की वैल्यू -1 लोगे तो A3 की अलग वैल्यूज आएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसा लेके चलते हैं कि A1 हमारा 0 था, उसके बाद A2 की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक -1 आ गई, ये दो वैल्यू आ गई ना, 1 और -1। अब जब A2 1 होगा तब देखो आप A3 की वैल्यू क्या आएगी। तो जब A2 1 होगा, व्हेन A2 इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ A3 आपके पास 2 आ जाएगा, और A3 की दो वैल्यू आ जाएंगी +-2। तो यहाँ पर A3 की दो वैल्यू आ रही है, या तो 2 आ रही है या A3 की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही अगर A2 की वैल्यू आप -1 लेते हो, A2 की वैल्यू हमने -1 ले ली,
तो क्या होगा, मॉड A3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो यहां से A3 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब एक और A4 वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। A4 मतलब आपको आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है। I इज इक्वल टू 4 लोगे तो मॉड A4 आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ A3 प्लस 1। ठीक है, तो अगर A3 2 हुआ तो A4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मॉड A4 इज इक्वल टू 3। तो या तो 3 आएगी या -3 आएगी। अगर -2 हुआ तो क्या होगा, -2 होने पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 1 1। तो A4 की वैल्यू या तो 1 आएगी या A4 की वैल्यू -1 आएगी। ये दो पॉसिबिलिटी और आ गई। जब A3 0 होगा तब A4 की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 1 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोबारा से सुनो मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले, मुझे पता था A1 0 है, तो मैंने A2 की वैल्यू निकाली। उसके लिए क्या किया, ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन में I को 2 घेर दिया। तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 + 1। A1 की जब वैल्यू 0 रखोगे तो मॉड A2 1 आ गया। अब A2 की दो वैल्यू आ सकती हैं उससे, 1 और -1, वो दोनों लिख दिए हमने, दो जो वैल्यू आ सकती हैं। फिर A3 निकाला, I को 3 रख के। जब I को 3 रखोगे इस रिलेशन में तो मॉड A3 इज इक्वल टू A2 + 1 आएगा। जब A2 की वैल्यू को 1 रखोगे तो मॉड A3 2 हो गया, तो उससे दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 और -2। जब A2 की वैल्यू को -1 रखोगे तो मॉड A3 0 हो गया, उससे एक ही वैल्यू आएगी A3 की 0। ऐसे ही A4 की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या करो, आप हर ब्रांच में ना मीन निकालने की कोशिश करो, एवरेज जो है इसका अर्थमेटिक मीन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ऐसे चलता रहेगा, ये तो ट्री ऐसे चलता रहेगा, ये ट्री बनता रहेगा, आगे वैल्यूज आती रहेंगी। तो हमने अभी कहां तक निकाल लिया है, A1 A2 A3 A4 तक की वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, ऐसे आप इसको n तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो अगर मैं एक ब्रांच उठाता हूं, पहली वाली, ये मेरी ए ब्रांच, इसको ब्रांच 1 बोल देते हैं, ऐसे रोमन में लिख देते हैं 1। तो जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है वो ये वाली है, 0 1 2 3। तो जो फर्स्ट ब्रांच है उसका मीन कितना आ रहा है, 0 + 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है 6/4 विच इज 3/2। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो ब्रांच है वो हमारा है 0 1 2 -3। तो 0 + 1 + 2 -3 डिवाइडेड बाय 4, ये वाली वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी, थर्ड ब्रांच पे आते हैं, ये हमारी सेकंड ब्रांच थी, ये हमारी थर्ड ब्रांच है, ये हमारी फोर्थ ब्रांच है। तो थर्ड ब्रांच में क्या आ रहा है, 0 1 -2 1, तो ये भी 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ ब्रांच में क्या आ रहा है, 1 -2 -1, तो 0 1 -2 -1 डिवाइडेड बाय 4, दिस वैल्यू इज -2/4 विच इज -½ तो ये वाली वैल्यू -½ आ रही है। फिफ्थ ब्रांच पे आते हैं, फिफ्थ ब्रांच ये वाली होगी और ये हमारी सिक्स ब्रांच होगी। फिफ्थ ब्रांच में क्या आ रहा है, 0 -1 0 1, तो ये 0 आ जा रहा है। सिक्स ब्रांच में क्या आ जा रहा है वो देख लेते हैं। तो सिक्स ब्रांच में आ रहा है 0 -1 0 -1, तो ये फिर -½ आ जा रहा है। अब आप ये देख लो कि भाई कौन सा आंसर आपकी सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, सब वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए ऑप्शन था हमारा x इज लेस देन 1, बी ऑप्शन था x इज लेस देन -½ सी ऑप्शन था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -½ और डी ऑप्शन था x इक्वल टू ½ ठीक है, तो अब देखते हैं x लेस देन 1, तो ये तो गलत हो गया भाई, 3/2 तो पहला ही गलत हो जा रहा है इसमें। x लेस देन -½ ये भी गलत हो जा रहा है, मतलब 3/2 तो -½ से छोटा नहीं होगा। सी ऑप्शन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 3/2 भी है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -½ 0 -½ सेटिस्फाई कर रहा है, ½ ये गलत हो जाएगा क्योंकि -½ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है। जिसको भी ये क्लियर हो गया वो चैट बॉक्स में लिखो, जिसको नहीं हुआ बताओ। जिसको भी ये क्लियर हो गया वो सब चैट बॉक्स में लिखो। ब्रांच से दोबारा समझाना, बता रहा हूँ कोई नहीं, हो सकता है आपको एक बारी में क्लियर ना हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सबको ऑलमोस्ट। व्हाई डोंट वी हैव चेक्ड ओनली दैट ब्रांच व्हिच इज फॉलोइंग एपी। नहीं बेटा, उसने ऐसा नहीं बोला ना कि A1 A2 A3 आर इन एपी, ऐसा नहीं बोला उसने।
विधि इसमें ऐसा नहीं बोला है कि A1 A2 A3 so on to AN are in AP। उसने क्या बोला है, A1 A2 A3 so on to AN are some values, you have to find arithmetic mean of those values। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब लोग सुनना जिसको नहीं समझ आया। काफी बच्चे इनको समझ नहीं आया, वो रिपीट करने को कह रहे हैं। देखो इस प्रॉब्लम में ऐसा था कि हमारे पास A10 है और जो AI है वो एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, विच इज मॉड AI इज इक्वल टू मॉड ऑफ AI माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो A10 है, A1 A2 A3 सो ऑन टू AN रियल नंबर्स हैं और मॉड AI इज इक्वल टू मॉड ऑफ AI माइनस 1 प्लस 1 है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज करके मेरे को A1 A2 A3 A4 इन सब की वैल्यूज को निकालना है। अब वो वैल्यूज जरूरी नहीं है AP में आए, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। वो जो भी वैल्यूज आएंगी उनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, समझ गए? वो जो भी वैल्यूज आएंगी उन सब का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मान लो अगर मैं बोलता हूं मेरे मेरे को 1 3 और 5 का अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, एपी में आ रहे हैं। बट अगर मैं बोलता हूँ 1 3 6 का अर्थमेटिक मीन निकालो, वो भी निकल सकता है, 1 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। 1 3 6 7 का मीन निकालना है, हाँ, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि ये क्या बनेगा ना, ये A1 A2 A3 A4 इन सब की वैल्यू निकलती रहेंगी। अगर इन सब की वैल्यूज निकलती रहेंगी तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। भाई मैं इतनी एंड तक निकालने तो नहीं बैठूंगा, तो मैंने क्या किया, एक ब्रांच सी बना ली जिसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 कितने तक भी निकाल सकते हो। मैंने उसको 4 पे रोक दिया। 4 पे रोक के मैंने क्या किया, मैंने ये चेक कर लिया कौन सी वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं हमारे रिलेशन को। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया कि जो 4 पे है, 4 तक की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ, मतलब मेरी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने A1 A2 A3 A4 निकाला। अब उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले A1 की वैल्यू 0 पता थी हमें, फिर मैंने A2 निकाला। A2 कैसे निकलेगा, I को 2 रख दो, तो मॉड A2 इज इक्वल टू मॉड A1 प्लस 1। A1 की वैल्यू 0 है तो मॉड A2 1 आ गया। A2 की इसका मतलब दो वैल्यूज हो सकती हैं, 1 और -1, वो हमने यहाँ पे ब्रांच में बना दी। A2 की दो वैल्यू 1 और -1। फिर जब A2 1 होगा तो A3 की वैल्यू निकलेगी, जब A2 -1 होगा तो A3 की वैल्यू निकलेगी। तो वो वाली वैल्यू निकाली। मॉड A3 किसके बराबर होगा, मॉड A2 प्लस 1। जब A2 1 होगा तो मॉड A3 2 हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू प्लस -2 आएगी। तो जब A2 1 होगा, दो वैल्यूज आएंगे -2। ठीक है, फिर A2 -1 होगा तो मॉड A3 0 हो जाएगा, यहां से A3 की वैल्यू बस 0 आएगी, तो वो हमने A3 की वैल्यू 0 लिख दी। फिर उसके बाद A4 की निकाली। अब मेरे पास कितनी ब्रांच बनी यहां तक, 1 2 3 4 5 6, सबका मैंने मीन निकाल लिया और मैंने चेक कर लिया कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा सबको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एचपी करेंगे और उसके बाद फिर हम समेशन करेंगे। तो समेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एचपी कर रहे हैं अभी सबसे पहले। तो हमारा अभी टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है, ये हम उसी ऑर्डर में चलेंगे सबसे पहले ना, जैसे हमने वहां पे डिफाइन किया था, फिर सम निकाला था, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरीके से चलेंगे। इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये एपी से रिलेटेड ज्यादा रहता है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेसिप्रोकल लेने पर वो एपी बन जाए उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं, अब सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं A1 A2 A3 सो ऑन टू AN-1 कॉमा AN, ये मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो डेफिनेशन क्या है, 1/A1 1/A2 1/A3 सो ऑन टू 1/AN-1 कॉमा 1/AN, ये किस में हो जाएगा, हमारे पास एपी में हो जाएगा। अगर A1 A2 A3 सो ऑन टू AN HP में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 सो ऑन टू 1/AN जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो HP होगा, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, 1/A 1/A प्लस डी 1/A प्लस 2D 1/A प्लस 3D, ऐसे करते करते 1/A प्लस N-1D लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये पक्का से एचपी में होगा, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो किस में आएगा, एपी में आ जाएगा। तो ये भी सबको समझ आ रहा होगा कि भाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एपी में आना ही आना है। ठीक है, अच्छा,
तो ये होगी हमारी एचपी की डेफिनेशन। अब मान लो मेरे को nth टर्म ऑफ एचपी निकालना है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एचपी, वो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एचपी में है वो ये है कि भाई एचपी का खुद का कुछ नहीं है, एचपी के पास कुछ नहीं है। वो भाई जब भी हमें एचपी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें उसको एपी में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ता है। तो nth टर्म ऑफ एचपी जो है वो भी एपी की हेल्प से ही निकलता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सम का इसका फॉर्मूला ही नहीं है, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। वो आपके पास अभी हम लिख के देखेंगे तो आपको समझ आ गया, तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एचपी में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास T1 T2 T3 सो ऑन टू Tn-1 कॉमा Tn एचपी में है। अब इसमें आपको रिलेशन निकालना है, मतलब Tn निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1 या जो भी है। तो अब ये अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया एचपी का खुद का कुछ है नहीं, वो क्या करेगा, एपी की हेल्प लेगा। तो एपी की हेल्प कैसे लेगा, वो बोलेगा कि भाई इसका रेसिप्रोकल ले पहले, तो तभी मेरा कुछ बात बन पाएगी। तो 1/Tn-1 1/Tn, तो अब ये हमारी एपी हो गई। तो अब इसकी हेल्प से हम 1/Tn निकाल सकते हैं। तो 1/Tn को मैं कैसा बोल सकता हूँ, 1/T1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 1/T2 - 1/T1। कॉमन डिफरेंस ये मान लेना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये एपी है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई आपके पास। ये कॉमन डिफरेंस को आप टी भी डी भी मान सकते हो, स्मॉल डी। तो जो टीएन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टीएन जो आएगा वो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। टीएन आ जाएगा आपके पास 1/T1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 1/T2 - 1/T1। तो मुद्दे की बात ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप बोलोगे सर इसमें टीएन याद करना पड़ेगा, जैसे हमने जीपी में याद किया था। एपी में टीएन आपको याद करना था a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी, a+n-1 टाइम्स ऑफ डी। जीपी में हमने याद किया था a इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ही प्रॉब्लम आएगा तो पहले ही आपकी घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि भाई साहब क्या करो, कन्वर्ट कर दो इसको एपी में, तभी मैं इसके आगे बढ़ पाऊंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिख लो, जैसे अब मान लो एक एचपी का एग्जांपल लिख लेते हैं, 1/2, फिर उससे आपको मैं एक और चीज समझा दूंगा, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 एंड सो ऑन। अब ये प्रॉब्लम देखो आप, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ये एचपी का एग्जांपल है, समझ आ रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। अब इसका जो सम है ना इन टर्म्स का, वो डिफाइन नहीं कर पाते हम, मतलब फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर पाते उसका, कैलकुलेट तो कर लेंगे 1/5 1/6 1/7 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स आप अगर बोल देते हो, इसके लिए कोई भी तरीका नहीं है कि हम इसका सम निकाल पाए। ठीक है, हाँ अगर ये सीरीज जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी तो आप आगे जाके ट्वेल्थ में लिमिट्स में ये चैप्टर पढ़ोगे कि एक सीरीज वाला चैप्टर होता है, तो ये किसी एक्सप्रेशन का सीरीज बन सकता है। तो वो हम आगे जाके ही पढ़ेंगे, अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, देर इज, बिकॉज ये सम निकालना है एक्चुअली में अभी आसान नहीं है, अगर मैं इन टर्म्स तक बोल दूं आपके लिए तो हम बोलेंगे देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला, देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी। जैसे मैंने आपको बताया एचपी के खुद का कोई भी वजूद नहीं है, तो उसका सम का भी फॉर्मूला नहीं है, उसके एन टर्म को भी निकालने के लिए हम एपी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक और छोटा सा, प्रॉपर्टीज इसकी कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज में आपको पता है भाई रेसिप्रोकल एपी होता है, बाकी सारी एपी की प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एपी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अब एक और टॉपिक जो हमारा बचा वो कर लेते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम करेंगे। एक और टॉपिक जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, क्या करते थे, सबसे पहले एन टर्म पढ़ी, फिर सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ी, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एचपी की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, एनएच टर्म हमें पता चल गया कैसे करना है, सम का कोई फॉर्मूला है नहीं, प्रॉपर्टीज की बेचारे की है नहीं, क्यों नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि एपी से होगा। तो अब हम किससे करेंगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कर देते हैं, वो भी एपी की हेल्प से करेंगे। इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स में करना चाह रहा हूं, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हार्मोनिक मीन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मान लो दो नंबर हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में आपने कैपिटल एच डाल दिया ताकि ओवरऑल सीक्वेंस एचपी में आ जाए। तो एच को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ, देन एच इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन बोल देते हैं इसको।
ए और बी को ऐसे नहीं लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा अब कैसे करेंगे भाई, अब एच ए बी में रिलेशन निकालना है आपको, तो क्या करोगे, 1/a 1/h 1/b क्या बन जाएगा, AP। होगी कहानी खत्म। 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ जाएगा, 2/h के बराबर आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू 2/h। तो हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये भी आपको याद रखने में बड़ा आसान होगा। तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 2ab अपॉन a प्लस बी। अब अर्थमेटिक मीन याद है, दो नंबर्स का क्या होता था, a प्लस बी बाय 2। तीन नंबर्स का क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बाय 3। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का रूट ए बी या माइनस रूट ए बी होता है। तीन नंबर्स का ए बी सी की पावर 1/3। चार नंबर्स का ए बी सी डी प्रोडक्ट में उसकी पावर 1/4। हार्मोनिक मीन भी ऐसे ही है, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन आपने दो नंबर्स का निकालना सीख लिया। वैसे हम याद रखने के लिए हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ऐसे याद रखते हैं, देखना ध्यान से, 2/1/a प्लस 1/b। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये क्यों याद रखना है आपको समझ आ जाएगा। हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी ये किसके बराबर होता है, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हार्मोनिक मीन ऑफ फोर नंबर्स वो उसी पैटर्न से आया है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, ये ऐसे किया हुआ है, अर्थमेटिक मीन लिया हुआ है रेसिप्रोकल्स का, उसका फिर रेसिप्रोकल लिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/1/b 1/c। उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1/a 1/b 1/c डिवाइडेड बाई 3। उसका फिर रेसिप्रोकल ले लिया, समझ गए। तो ऐसा है ये ए बी सी डी। इसका क्या आएगा हार्मोनिक मीन, 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। तो भाई अब आपको दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना आ गया, ठीक है जी। ये सबको मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इंसर्शन कर देते हैं हम लोग। अब हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में मेरे को एक ही काम है कि भाई मेरे को एन अर्थ हार्मोनिक मीन, सॉरी, एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है अभी। तो ए H1 H2 H3 सो ऑन टू HN-1 HN, B। अब ये सीक्वेंस किस में आएगा, HP में आएगा। अब आप कोई भी तीन टर्म उठा लो, चार टर्म उठा लो, वो ओवरऑल सीक्वेंस आपका किस में आना चाहिए, HP में आना चाहिए। तो तेरा कंसर्न क्या है कि तू भाई H1 की वैल्यू निकालना चाहता है, H2 की, H3 की, HK की, ये वैल्यू निकालना चाहता है। तो तेरे को पता है अभी अभी जैसे मैंने तुझे बताया है कि भाई तू क्या कर सकता है, पहला स्टेप तो तू हमेशा यही करेगा, जैसे HP का प्रॉब्लम आएगा तेरे दिमाग में घंटी बजेगी कि भाई मेरे को AP करना चाहिए, नहीं तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब बस अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इतना कर दिया तो आप आगे कर ही दोगे, क्योंकि आपको अर्थमेटिक मीन निकालने आते ही थे, इंसर्शन भी करना आता था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। अब कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है कि भाई उसको ये ना समझ आ रहा मैंने ये कैसे लिख दिया, तो उसको भी बता देते हैं। टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, बीच में तो n टर्म्स हैं, एक ये टर्म होगी n+1, तो ये वाली टर्म क्या होगी n+2। तो इस AP के लिए ये कौन सी 1/b कौन सी टर्म हो जाएगी, n+2h टर्म। तो उसको कैसे लिखोगे, 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस n+1 इंटू डी। तो यहां से आपको d मिल जाएगा। d कितना मिल जाएगा, 1/n+1 टाइम्स ऑफ 1/b माइनस 1/a। तो आपके पास डी भी आ गया। अब जैसे ही डी आएगा तो कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई अब मैं कर सकता हूँ, 1/a प्लस डी लिख देंगे। अब ये तो एपी है ना, इसमें 1/a प्लस 1/d नहीं कर देना है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, एपी है तो इसमें डी ऐड करेगा तो ये मिल जाएगा, इसमें डी ऐड करेगा तो H2 मिल जाएगा, इसमें डी ऐड करेगा तो 1/H3 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 1/H1 की वैल्यू पता चल गई, विच इज 1/a टाइम्स ऑफ 1/n+1 टाइम्स ऑफ 1/b माइनस 1/a। और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल लोगे तो आपको H1 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/H2 जो लिखेगा वो क्या लिख देगा, 1/a प्लस 2d लिखेगा। अब ये 2d आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1d नहीं आना चाहिए, जो बेटा 1/H2 है वो बेसिकली आपका T3 है। तो ये जो टर्म है आपकी, ये आपकी AP की T3 टर्म है। तो T3 कैसे आती है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो 1/a प्लस 2/n+1 1/b माइनस 1/a आ जाएगा। ऐसे 1/h के अगर आप लिखोगे वो tk+1 हो जाएगा, वो 1/a प्लस kd हो जाएगा, वो 1/a प्लस k अपॉन n+1 टाइम्स ऑफ 1/b माइनस 1/a हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इंसर्शन भी खत्म हो जाता है। अब बताओ भाई किसी को कोई भी दिक्कत है तो, कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है।
जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज रिप्लाई करें, नहीं तो मैं ये मान लूंगा, कई बार हो सकता है कि मैं अटेंडेंस लेना भूल जाऊं तो मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगा फिर, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मुझे क्या पता भाई वो अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ गया सबको, समझ आ गया? कोई किसी को डाउट है तो बताओ। कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। रिपीट दिस। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा? कुमकुम, आप कौन सा पार्ट रिपीट करने को कह रहे हो? हार्मोनिक मीन वाला कि उससे पहले वाला? सर ये हार्मोनिक वाला। लास्ट वाला ना, ये वाला इंसर्शन वाला ना? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। बाकी सबको क्लियर हो गया? चलो एक बार इस बच्चे के लिए दोबारा से बताता हूँ ये वाला पार्ट। देखो हमारे को क्या करना था, हार्मोनिक मीन के इंसर्शन का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में आप n ऐसे नंबर ऐड कर दो ताकि ओवरऑल सीक्वेंस आपका HP में आ जाए। तो ये जो आपने n नंबर्स इंसर्ट किए हैं इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो H1 H2 H3 सो ऑन टू Hn-1 कॉमा Hn जो है ये हमारे हमारे n हार्मोनिक मीन हो गए। अब जैसे मैंने बताया HP खुद से नहीं सॉल्व हो सकता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? AP होगा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, वो AP बन गया। तो 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 सो ऑन टू 1/hn कॉमा 1/b ये AP हो गया। अब टोटल टर्म्स इस AP में कितनी हैं? n+2 टर्म्स हैं। तो 1/b ये n+2th टर्म है AP का। तो वो क्या हो गया? 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस n+1 टाइम्स ऑफ d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको उधर लेके जाओ, डिवाइड कर दो, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया इस AP का। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 1/h1 कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। तो T2 किसके बराबर हो गया? 1/h1, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया 1/a प्लस D की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो ये 1/h1 आ गया। H1 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। 1/h2 क्या होगा? आपका थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो 1/h2 थर्ड टर्म है, तो 1/a प्लस 2D, तो वो D की वैल्यू डाल दी। ऐसे 1/h भी निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो अब इसके प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हमारे कितने प्रॉब्लम हो गए थे? एक बच्चा ना प्रॉब्लम का ट्रैक रखा करो ताकि मेरे को वापस ना जाना पड़े। 31 हो गए थे। चलो ठीक है, अब 32 पे आते हैं। प्रॉब्लम 32। फेयर कॉपी बनानी है बेटा, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा अब। ये ऐसा मत करना, कुछ बच्चे अभी भी मेरे को कल भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इसकी फेयर कॉपी बनानी है कि नहीं बनानी है। अब बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री जो अभी नए बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, ये दूसरी बार हो जाएगा, इसके बाद नहीं पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज तो अब मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा। वो आप सब जब स्कूल में भी आ जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम का आईडी मिला रहेगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ये लेक्चर देख लो। ठीक है, तो अब अभी से आप अपनी फेयर कॉपी जरूर बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ इजी करेंगे कुछ मुश्किल करेंगे। ठीक है, सपोज ए इज अ रियल नंबर। सपोज ए इज अ रियल नंबर, कैपिटल आर कहने का मतलब होता है रियल नंबर। ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्यू वाई इज इक्वल टू ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय आर जेड एंड पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर in AP, then X, Y, Z are in AP, GP, HP, AGP। बताओ भाई जल्दी से, रफ कॉपी में करो और इसका आंसर बताओ। बेटा जो क्लास कॉपी के प्रॉब्लम्स है ना वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक रफ कॉपी लगाओ मैथ्स की, और उसी में करना है आपको। रफ कॉपी ले लो, मैथ्स के लिए लेनी है, बट उसमें ऐसे नहीं फिजिक्स भी चेप दिया ये सब भी। ठीक है,
तो मैथ्स के लिए अलग होना चाहिए, एक फेयर कॉपी होना चाहिए और एक रफ कॉपी होना चाहिए। रफ कॉपी में आपका किसी भी तरीके से आपने असाइनमेंट्स को कर रखा हो। प्यारे बच्चों से नहीं हो रहा है क्या? आया किसी का आंसर? कहाँ चले गए भाई सब लोग? नहीं हो रहा? चलो देखो, चलो मैं करता हूँ। किसी का आया अभी तक? ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ये हमें पता है पी क्यू आर एपी में है, हमें एक्स वाई जेड के बारे में सोचना है कि भाई एक्स वाई जेड क्या होगा। तो मैंने इसको ऐसे किया, a बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू a बाय वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू a बाय जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, a बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, a बाय वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई क्यू, a बाय जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। ऐसा लिख दिया इसको। इतना ये समझ आ गया? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखो। सब बच्चे एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, ठीक है, सब जिंदा हैं। चलो, a बाय एक्स, अब मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया a बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, a बाय वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई क्यू, a बाय जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ, वापस आ जाओ भाई, हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या पता था पी क्यू आर एपी में है, तो मान लेते हैं लेट दिस रेशियो बी इक्वल टू के। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट दिस रेशियो, ये सारी रेशियोज हैं, इनको के मान लिया। तो मैं बोल सकता हूँ a बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पी के।
a बाय वाई माइनस वन इज इक्वल टू क्यू के, और a बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू आर के। ठीक है, तो a बाय एक्स माइनस वन पी के आ गया, a बाय वाई माइनस वन क्यू के आ गया, a बाय जेड माइनस वन आर के आ गया। अब ये बताओ पी क्यू आर अगर एपी में है तो पी के क्यू के आर के भी किस में होंगे? एपी में ही होंगे, क्योंकि किसी भी एपी को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो एपी में ही रहता है। ठीक है जी, तो a बाय एक्स किसके बराबर हो जाएगा? पी के प्लस वन। a बाय वाई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के प्लस वन। a बाय जेड किसके बराबर हो जाएगा? आर के प्लस वन। ठीक है बेटा, तो a इसका मतलब क्या हो गया कि भाई a बाय एक्स, a बाय वाई, a बाय जेड किस में हो जाएगा? एपी में। ठीक है, अब a से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा वन बाय एक्स वन बाय जेड, क्योंकि किसी भी जो एपी में है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड भी किस में रहेगा? एपी में रहेगा। तो एक्स वाई जेड किस में आ जाएगा? एचपी में आ जाएगा, और यही तू निकालना चाह रहा था, तो तेरा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड आर इन एचपी। बताओ भाई, क्लियर हो गया? ऑल क्लियर हो गया तो भाई आप जानते हो। ध्रुव वॉइस इज लैगिंग, बाकी सबको मेरी आवाज और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा ध्रुव, तो आप ना लोकेशन चेंज करो अपनी। ठीक है, ओके। किसी और को स्क्रीन नहीं दिख रहा हो या आवाज नहीं आ रही हो वो मुझे एक बार बताए चैट बॉक्स में। अगर सब ठीक है तो कुछ नहीं लिखना है, अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिखें चैट बॉक्स में। ठीक है, एवरीवन इज ओके आई गेस। ग्रुप जस्ट चेंज योर पोजीशन और ट्राई टू रीजॉइन द ओके मीटिंग। सर। ओके ओके ठीक है, ओके। लेट्स मूव अहेड। चलो भाई, अब मेरे को लग रहा है बच्चों से एक आधा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी देखो नेक्स्ट वाला सब करके दिखाएंगे मुझे। एकदम जान डाल दो अपने अंदर, 35 मिनट्स बचे हैं हमारे पास। हाँ अब देखो, ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखो। इफ a इज ग्रेटर देन वन, b इज ग्रेटर देन वन एंड c इज ग्रेटर देन वन एंड a b c आर इन gp, ठीक है, देन वन अपॉन वन प्लस एल एन ए, वन अपॉन वन प्लस एल एन बी, वन अपॉन वन प्लस एल एन सी आर इन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए बी जी पी एच पी ए जी पी। बताओ भाई जल्दी से, कुछ बच्चे तो इसको ओरली भी बता सकते हैं। अभी आ गया होगा स्क्रीन, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। वो 1 घंटे के बाद थोड़ा सा उसमें लैग आता है एक बार ना माइक्रोसॉफ्ट टीम में। नाउ इज इट विजिबल? हाँ उमंग ने आंसर भी बता दिया, सर। एचपी। ठीक है ओके ओके। उमंग का आंसर आ गया एचपी, बाकी लोग देखो उनका आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? एचपी आ गया, ठीक है। खुशी का भी आ गया, विधि का भी आ गया। चिराग भाई तू कोई क्वेश्चन तो कर दे, आंसर बता दे भाई, यस सर करे जा रहा है। जिस जिसका भी आंसर एचपी आता है जा रहा है लिखते रहो। यशिका आप बताओ बेटा कैसे आया आपका एचपी आंसर? अगर माइक है तो माइक से बोलो, नहीं है तो टाइप करो। ओके, कुमकुम आप बोलो। कुमकुम आप बोलो बेटा कैसे आया आपका आंसर एचपी? आप बोल ही नहीं रहे हो।
खुशी बेटा आप बोलो, चलो एचपी कैसे आया आपका? सर ए ग्रेटर देन 1 है, बी ग्रेटर देन 1 है और सी, तो जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में हो जाएंगे, तो लॉग ए प्लस 1 लॉग बी प्लस 1 लॉग सी प्लस 1 भी एपी में हो जाएंगे, तो उनका रेसिप्रोकल एचपी में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किया है। देखो बहुत सिंपल यही था कि देखो ये ए ग्रेटर देन 1 और ये बी ग्रेटर देन 1 सी ग्रेटर देन 1 तो उसने ऐसे ही दे दिया है। लॉग ए लॉग बी लॉग सी को डिफाइन करने के लिए देखो, लॉग ए लॉग बी लॉग सी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि भाई ए बी सी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये होने चाहिए ना। बट जब हम जीपी एपी ये सब एक साथ डिफाइन करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो जो टर्म्स रहे वो सारी की सारी पॉजिटिव रहें। तो अगर ए ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपका लॉग ए ना ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसीलिए उसने आपको क्या बताया कि भाई ए आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर बी ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और लॉग सी भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो जीपी की प्रॉपर्टी लगाने में आसानी होगी। तो अगर आपको ये पता है ए ए आर स्केयर लिख सकते हैं हम। अगर एबीसी जीपी में है तो ए आर स्केयर लिख सकते हैं, तो इसका लॉग लेंगे तो एल एन ए, ये आएगा एल एन ए प्लस एल एन आर, ये आएगा एल एन ए प्लस 2 ln r, और ये आपका किस में आ जाएगा, ये अब आपका एपी में आ गया ना एपी में। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एल एन आर, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एल एन आर। तो हमें ये समझ आ गया कि अगर ए बी सी हमारे जीपी में है तो एल एन ए एल एन बी एल एन सी एपी में होंगे। ये हमने कल आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी। अब 1 + ln a क्या हो जाएगा, 1 + ln b और 1 + ln c, ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा, क्योंकि एपी में कुछ भी ऐड करो तो वो एपी ही रहता है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 + ln a 1/1 + ln b 1/1 + ln c, ये किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 33 हो गया, प्रॉब्लम 34। देखो, इफ a1 a2 a3 so on to an is in hp। प्रियांशु अब देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, then we have to find k a1 a2 given that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 plus so on to an minus 1 an, this is equal to k times of a1 an। करो भाई सब लोग ट्राई करो। If a1 a2 a3 so on to an is in hp, find k given that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 so on to an minus 1 an is equal to k times of a1 an। k की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा प्रॉब्लम आपसे, ऐसा प्रॉब्लम आपने पहले भी किया हुआ है।
कहाँ चले गए सब लोग? नहीं हो रहा? चलो देखो मैं बताता हूं, किसी का आया आंसर अभी तक? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इतने में तो कुछ बच्चे सो गए होंगे जो जिनसे हो नहीं रहा होगा। तो देखो इधर देखो, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, A1 A2 नहीं अंकित सही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है A1 A2 A3 so on to AN is in HP, then we have to find the value of K। अच्छा अब देखो बोर्ड इधर देखना, इधर ध्यान दो, यहाँ देखो। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया AP खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको AP में कन्वर्ट करके ही हम सॉल्व करेंगे। तो 1/A4 सो ऑन टू 1/AN, दिस इज इन AP, तो हमने इसको AP में बना लिया पहले तो। अब अच्छी चीज क्या है आपके लिए, ये सफिक्सेस, सफिक्सेस से देख के आपको समझ आ जाएगा भाई साहब ये तो डिफरेंस बना रहा है, तो डिफरेंस से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हम एक D मान लेते हैं, D विल बी इक्वल टू 1/A2 माइनस 1/A1, D will also be equal to 1/A3 minus 1/A2, D will also be equal to 1/A4 minus 1/A3 and so on। तो यहां से मुझे ये पता चल जाएगा, अगर आप इन दोनों कंपेयर करोगे तो D की वैल्यू आ रही है A1 माइनस A2 बाय A1 A2। कंपेयर करेंगे इसके साथ तो D की वैल्यू आ रही है A2 माइनस A3 बाय A2 A3। D की वैल्यू आ रही है A3 माइनस A4 बाय A3 A4। समझ आ रहा है सबको इतना? नहीं बेटा अनुज आपका भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ध्यान से देखें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, A1 A2 प्लस A2 A3, इधर ध्यान देना सब लोग, प्लस A3 A4 प्लस A4 A5, ऐसे करते करते लास्ट टर्म है हमारे पास AN माइनस 1 AN। अब बेटा ये बताओ A1 A2 की जगह क्या लिख सकते हो, यहां से देखो A1 A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 बाई डी। अब कहानी सॉल्व हो जाएगी आपकी। A2 A3 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A3 बाई डी, A3 माइनस A4 बाई डी, मतलब इन दोनों का टर्म का डिफरेंस है, नीचे डी आ जाएगा, A4 माइनस A5 बाई डी, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा AN माइनस 1 माइनस AN बाई डी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। हमें अब क्या करना है, अब देखते हैं कि भाई क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। A2 A2 से कैंसिल हो गया, A3 से, A4 A4 से, तो सब कैंसिल हो रहे हैं। बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई डी। अब मेरे को इसको कंपेयर करना था K टाइम्स ऑफ A1 AN से, तो K टाइम्स ऑफ A1 AN से कंपेयर करना है। ठीक है जी, K निकालना है। तो अब हम ये जानते हैं 1/AN जो होगा, क्योंकि 1/A1 1/A2 1/A3 so on to 1/AN AP में है, तो 1/AN किसके बराबर होगा, 1/A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/AN माइनस 1/A1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। तो एलसीएम लेंगे, A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय A1 AN इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, ए यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं, इसी से इन दोनों कंपेयर करते हैं, तो A1 माइनस AN बाय जो D है वो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ A1 AN है, और इसको आपको कंपेयर करना था K टाइम्स ऑफ A1 AN से, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस 1। अब ये प्रॉब्लम आपसे होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ऐसा सेम आपने एपी में प्रॉब्लम किया हुआ है। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो, जिसको स्टिल डाउट है मुझे बताओ।
टाइप करें सब लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। जिन बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, वो नहीं हो पाता है, तो वो प्लीज इसको दोबारा भी देखें। ठीक है, एक बार और दोबारा देखोगे, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम भी काफी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 34। 35 पे आते हैं। प्रॉब्लम 35। इफ x इज इक्वल टू n0 to infinity a raised to the power n, y is equal to n0 to infinity b raised to the power n, z is equal to n0 to infinity c raised to the power n। तो x हो गया a raised to the power n, y हो गया b raised to the power n। ऋषिका बेटा, आप एक बार दोबारा से देखना हो वीडियो को ना, नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को अलग से कॉल कर सकते हो 5 o'clock से पहले। तो x n0 to infinity a raised to the power n, y 0 to infinity b raised to the power n, z 0 to infinity c raised to the power n, ये हमें दिया हुआ है। where a b c are in ap, ये भी दिया हुआ है साथ में कि a b c जो है वो ap में है। साथ में ये भी दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ b इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ c इज लेस देन 1। ये सब इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ यूज है, तो हमें ये फाइंड करना है। फाइंड x y z आर इन ईपी जीपी एचपी एजीपी। इजी सा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। खुशी का आंसर आ गया एपी। नहीं, जयशिका का आंसर आ गया एचपी। ठीक है, हाँ एचपी इज द करेक्ट आंसर। खुशी आपका गलत है, खुशी, दोनों खुशी का गलत है। जयशिका आप मेरे को बताओ कैसे किया आपने। माइक ऑन करो बेटा और बोलो। मोबाइल में ना वो माइक होगा म्यूट कर रखा होगा आपने, उसको ऑन करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उमंग आप बताओ कैसे किया आपने। उमंग आपके पास भी माइक नहीं है। और किसी का आया आंसर एचपी। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रियांशु आप बताओ। हाँ प्रियांशु गोयल आप बताइए कैसे किया। सर सर हमने, हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। ए को 0 रखा, वो एन को 0 रखा तो फर्स्ट टर्म आ गई 1। हाँ ठीक है। फिर सेकंड ए, थर्ड ए स्क्वायर, तो ये जीबी बन रहा था। ओके, फिर क्या किया उसके तो बाद। सम ऑफ इन्फिनिटी, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी टर्म्स का सम होता है 1/1 - r, जब मॉड ए लेस देन 1 है। हाँ हाँ, अब देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी है, प्रियांशु ने बहुत सही बताया, ये इंफॉर्मेशन का यूज
तब भी इस इंफॉर्मेशन का यही यूज है कि अगर मॉड ए लेस देन 1, आप इनफाइनाइट जीपी का सम तभी निकाल पाओगे जब जो आर होता है वो लेस देन 1 होता है, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 से कम होता है। हाँ उमंग मैं समझ गया। सिमिलरली मॉड बी लेस देन 1, जिस बच्चे ने भी किया होगा उसने ऐसे ही किया होगा। ये जो बनेगा ना x बनेगा a रेज़ टू द पावर 0, a रेज़ टू द पावर 1, a रेज़ टू द पावर 2, a रेज़ टू द पावर 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। इसका सम तभी पॉसिबल है जब मॉड ए लेस देन 1 होगा। अगर मॉड ए लेस देन 1 नहीं है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इनफाइनाइट सम नहीं निकल सकता। तो x की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस a, ये x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस b, z की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस c। अब आपको x y z निकालना है तो ABC आपको दिया हुआ है। अब ABC इज इन AP, तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रहेगा, AP में ही रहेगा। फिर 1 ऐड कर दोगे तब भी वो किस में रहेगा, AP में ही रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये HP में हो गया, तो XYZ आर इन HP। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया होगा। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, अगर समझ आ गए है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम अब मैं लिख रहा हूँ, 36 प्रॉब्लम। किसी को नहीं समझ आया वो मुझे चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, 36 प्रॉब्लम पे आते हैं फिर। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। इफ ए, ये एचपी का लास्ट प्रॉब्लम है। इफ ए कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 सो ऑन टू a2n माइनस 1 a2n कॉमा b, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो मैंने दो नंबर लिए हुए हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। उन दोनों के बीच में मैंने क्या किया है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। कौन से अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं, a1 a2 a3 सो ऑन टू a2n। इनको ना कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल ए और कैपिटल। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 सो ऑन टू A2n माइनस 1 कॉमा A2n। ठीक है, तो हमने 2n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए दो नंबर्स के बीच में, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में। सिमिलरली मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर दिए, G1 G2 G3 सो ऑन टू G2n माइनस 1 कॉमा G2n कॉमा B, और ये मेरा बन गया GP। तो उन्हीं दो नंबर के बीच में मैंने फिर n 2n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं। तो ये 2n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं और यहाँ पे हमने 2n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल H इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a कॉमा b। इन दोनों नंबर्स a और b का हार्मोनिक मीन जो है वो कैपिटल H है। देन फाइंड k इफ, k की वैल्यू निकालनी है अगर a1 प्लस a2n डिवाइडेड बाय g1 g2n प्लस a2 प्लस a2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय g2 g2n माइनस 1 प्लस सो ऑन टू an प्लस an प्लस 1 डिवाइडेड बाय gn प्लस 1 इज इक्वल टू kn डिवाइडेड बाय कैपिटल H। ये वाला जो k है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, इसको अटेम्प्ट करो, k की वैल्यू बताओ। एचपी के और भी प्रॉब्लम्स हैं बट हम क्लास में अब इतने ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। k की वैल्यू हाफ नहीं बेटा, तुम क्या हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो अंकित, कुछ कुछ वैल्यू यूज करके तो नहीं कर रहा बेटा। आप सब लोग कोशिश करें, एक मैंने आपको बोला भी था हेडफोन अरेंज करें, उससे क्या होगा ना, मेरी सबसे बात तो होगी कम से कम।
हाँ कैसे किया अंकित, आप बताओ k = 2 कैसे आया आपका? सर वो जैसे जो ये a1 प्लस a2n इक्वल्स टू a2 प्लस a2n माइनस 1 हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। और जो ये नीचे प्रोडक्ट है ये भी सबका इक्वल हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये n टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2n डिवाइडेड बाय g1 g2n आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये इक्वल्स, और ये हार्मोनिक मीन a2ab अपॉन में a प्लस b होता है, हाँ वो वहां पे पुट कर दिया तो k2 आ गया। बट a1 प्लस a2n और g1 g2n की तो वैल्यू निकाली नहीं तूने। a1 नहीं प्लस सर, a2n की क्या वैल्यू है? वो तो a प्लस b के इक्वल हो जाएगी ना। हाँ 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 हाँ, और g1 तो g2n की वैल्यू? वो भी ab के इक्वल हो जाएगी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जल्दी कर दिया इसने। और भाई बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है? ऐसे क्या खुशी है आपने भी? यस सर, ऐसे किया है। ओके ओके बहुत बढ़िया। देखो अगर आप बच्चे ध्यान दें इधर, a1 प्लस a2, ये AP है बेटा, तो a1 प्लस a2n का सम किसके बराबर होगा? a2 प्लस a2n माइनस 1। वो किसके बराबर होगा? a3 प्लस a2n माइनस 2। ऐसे चलता रहेगा। तो फर्स्ट और लास्ट का सम किसके बराबर होगा? सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज किसके बराबर हैं? a प्लस b के बराबर है। न्यूमरेटर सारे कितने हो गए? a प्लस बी हो गए। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। अब डिनोमिनेटर जीपी है, तो आपको पता है फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर, फोर्थ और फोर्थ लास्ट के बराबर होता है। तो ये सारी वैल्यूज ए बी के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू के एन बाय कैपिटल एच है। ठीक है, अब कितनी टर्म्स आ रही हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करोगे? ये सफिक्स से काउंट होगा, 1 2 n। तो कितनी टर्म्स आ रही हैं? n टर्म्स आ रही हैं। तो ये बन गया n टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय ए बी। अभी बन जाएगा के एन टाइम्स ऑफ एच। क्या होता है? दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हुआ, ab से ab कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ, प्लीज उसको सुन लें। कल हम 5 है ना, कल 5th है, फ्राइडे। तो फ्राइडे मॉर्निंग जो लेक्चर होगा, फ्राइडे मॉर्निंग लेक्चर हमारा कितना होता है? 9:30 टू 11 o'clock मान लेते हैं इसको। तो ये हमारा प्रोग्रेशंस पर ही होगा, तो हम आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, मैं हो सकता है 4 to 5 में या 4 to 5:30 में बेसिक मैथ्स का रिवीजन लेक्चर रखूंगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको ये अटेंड करना है, तो दे हैव टू कीप देमसेल्फ फ्री इन द टाइम 4 to 5:30। या हो सकता है मेरे को 3 to 4 में 12th का लेक्चर लेना है, तो 4 to 5 ही बन पाएगा वो ना, तो 4 to 5 का रख लेते हैं। तो 4 to 5 बेसिक मैथ्स का लेक्चर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज अभी हम काफी स्लो चल रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, एक चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, सब लोग इस चीज को ध्यान से सुने, तो मेरे को बार बार नहीं बताना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। पहली चीज तो ये है, आज आपका जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क है कि अब हमारा एपी जीपी एचपी फिनिश हो गया है, तो आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है डीपी3 को फिनिश करना है, बस यही होमवर्क है। जिसका ये फिनिश अप हो गया है, नहीं प्राची इसका आंसर 2 बता दिया ना आपको। हाँ ठीक है, के की वैल्यू 1 नहीं आएगी, के की वैल्यू 2 आएगी, बाकी आपने सही लिखा हुआ है। तो एपी जीपी एचपी हमारा खत्म हो गया है। जिसका डीपी3 फिनिश नहीं हुआ है वो इसको फिनिश अप करेगा। जिसका डीपी3 फिनिश हो गया है वो क्या करेगा? वो मॉड्यूल में से एपी जीपी एचपी जहां तक है वहां तक के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक्सरसाइज 1 में से सर्च करके। एक्सरसाइज 1 और 2 में से सर्च करके आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें मॉड्यूल भी साथ साथ में करना स्टार्ट करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया। कल का क्लियर है सबको? कल मॉर्निंग 9:30 to 11, वो कल एक बार देख लेंगे हम बेटा। बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ना वो मेरे को भी अपना टाइम देखना पड़ेगा, तो मैं भी इसी टाइम पे फ्री रहता हूँ, इसके बाद फिर मैं मतलब बिजी हो जाता हूँ। तो मैं 3 to 5 में मेरी ऑलरेडी मैं डाउट सेशंस भी लेता हूँ, तो इसी टाइम में ले पाऊंगा। अगर आप नहीं ले पाते हो तो नो प्रॉब्लम, आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, थर्डली आज आपको क्या करना है? देखो अब जो इम्पोर्टेंट मेरे को जो लग रहा है, बहुत बच्चे जो मैं फील कर रहा हूँ, बहुत बच्चे ना अभी से ही थोड़ा थोड़ा पीछे जाने लग गए हैं।
जैसे कुछ बच्चे तो एक्टिव हैं, वो प्रॉब्लम क्लास में भी सॉल्व कर पा रहे हैं, घर पे भी पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा अभी से ही बैकफुट पे जा रहे हैं, उनको अभी से बैकफुट पे नहीं जाना है, उनको अभी से थोड़ा अपना एफर्ट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बैकफुट पे जाने लग जाओगे फिर आपका इंटरेस्ट लूज होगा और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो आपको क्या करना है सबको, आज मैं आपको इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, आपको 3 o'clock तक आज मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर अपना टाइम टेबल भेजना है कि आप दिन का आपका क्या शेड्यूल है, ठीक है। मैं आपको देखो ये मना नहीं कर रहा कि आपको खेलना नहीं है, आपको टीवी वॉच नहीं करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर लिमिट में करें। तो आप इसको ना एक शीट पे आपको लिखना है, साफ सी शीट हो उस पर आप लिखना, जैसे ऐसे लिखना कि भाई ओके, मतलब होता क्या हमारा शेड्यूल क्या होता है, 8 to 7, 8 to 1 या जो भी शेड्यूल होता है, ये मेरी क्लासेस हो गई, इसमें मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 to 2 हो सकता है मैं लंच करता हूँ, ठीक है, मैंने लंच कर लिया, जो भी आपका टाइम टेबल है मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है। फिर उसके बाद हो सकता है आप 2 to 3 सो जाते होगे या टीवी वॉच करते होगे, जो भी है वो आपका शेड्यूल लिख के आपको मुझे भेजना है। एक चीज ये होगी, जब आप ये लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं मैथ्स को कितना पढ़ रहा हूँ, ये स्पेसिफाई करना है कि मैं मैथ्स को कितना टाइम दे रहा हूँ, फिजिक्स को कितना टाइम दे रहा हूँ, केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रहा हूँ, तीनों को टाइम देना बहुत जरूरी है। बाकी किसी को आप टाइम दें या ना दें, इन तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। अगर आप अभी से अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत इंप्रूव कर लेंगे, आपका सिलेक्शन डेड श्योर है, एनआईटी तो डेड श्योर है, मतलब आपका आईआईटी भी बहुत इजीली हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप जो चीजें बताई जा रही हैं उसको प्लीज करें, ठीक है। तो इससे मेरे को ये एनालिसिस हो जाएगा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं भी पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑनेस्टी। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूंगा कि भाई मैं पढ़ाता हूँ से 8 से मैंने मान लो 11 या 12 बजे तक पढ़ा दिया, ठीक है, बच्चों को पढ़ा दिया। फिर मैंने लिखा 12 से 2 मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैंने 12 से 2 डाउट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों के, और बीच में मैं भाई चाय पीने चला गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर में मैं जूस पीने चला गया, फिर मैं खेलने चला गया, फिर मैंने कॉल अटेंड कर ली, तो ये ऑनेस्टी नहीं हुई ना, ये तो गलत हो गया। तो आपको अपने साथ ऑनेस्टी रखनी है। इससे क्या होगा, जब आप ये लिख के भेजोगे ना, एक तो आपको ये अपनी सेल्फ इमेज क्लियर हो जाएगी कि मैं एक्चुअली हाउ मच आवर्स आई एम पुटिंग इन फॉर दी स्टडीज, ठीक है। आप अपने लिए टाइम जरूर रखें, खेलें, टीवी देखें, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, लॉकडाउन का टाइम है ताकि आपको बोरियत ना हो, ठीक है। बट पढ़ाई का टाइम आपको हमेशा निकालना है, और ये करने से हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि वेदर आई एम गिविंग 1.5 आवर्स टू ईच सब्जेक्ट इन अ डे और नॉट, ये आपको देने जरूरी है 1.5 to 2 आवर्स, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फैमिली में रह रहे हैं या हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कोई हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको टोकते रहते हैं ना, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो टोकते ही रहते हैं कि भाई तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। सबसे आप देखेंगे ना, अब मेरे मेरे मूड को देखा करो, मैं जब भी डेली आता हूँ सुबह, तो मैं अपने आप को ना पंप करके आता हूँ, मतलब एनर्जी लेके आता हूँ साथ में। तो वो बहुत जरूरी है, अगर हम नेगेटिविटी के साथ जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है लाइफ में कि आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पी रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे ना, आप अपने अपने आसपास के 10 लोगों को और मोटिवेट कर देंगे। तो जब आप क्लास में मेरे से मिलेंगे ना, मैं आपको ऐसा होगा, कुछ दिन तो हो जाते हैं कि यार चलो बहुत ही मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आदमी मोटिवेटेड नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द डेज अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हम अपने आसपास, जैसे अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों को अगर मैं मोटिवेट कर देता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनमें एकदम एनर्जी आ गई। बट वो एनर्जी आपको फॉर अ होल डे और फॉर से नेक्स्ट 3-4 डेज तक मेंटेन करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है अभी आपकी लाइफ में, हर चीज को आप टाइम डिवोट करें, खेलें भी, मस्ती भी करें, ठीक है, टीवी भी देख लिया, सबके साथ बैठ के बात बात भी कर ली, बट जो अपना पढ़ाई का टाइम है उसमें आपको सब चीज कट ऑफ कर देना है। उसमें बस आपके पास मोबाइल हो, अब मोबाइल में भी आपको मतलब डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल हटा देने हैं। उस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो या तो इंटरनेट ऑफ कर दो, जैसे आप अगर पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे हो, या आप अगर वीडियो देख रहे हो तो बाकी सब चीजों को आप बिल्कुल भी, जो भी आए ना उसमें ऐसे लिखो कि भाई डीएनडी कर दो, उसमें जो भी आ रहा है उसको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी व्हाट्सएप वगैरह सब ऑफ करके पढ़ाता हूँ ताकि मेरा पूरा ध्यान यहाँ रहे। अब बहुत अगर ज्यादा कॉल्स आने लग जाते हैं फिर मेरा ध्यान उधर जाता है, फिर मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी टाइम डिवोट कर रहे हैं वो आपका स्टडी का जो टाइम हो वो एकदम उसी पर रहे, उसी पर डिवोशन रहे, तब आप बहुत जल्दी एक्सेल कर जाएंगे। ये चीजें स्टार्टिंग में सीखनी बहुत जरूरी है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि सब बच्चे एक्टिवली मेरे को अपना टाइम टेबल भेज देंगे। और इसको देखो, मैं अगर आप मेरे को ना सही बताओगे, मैं आपको कभी नेगेटिव नहीं करूंगा,
आपके मार्क्स कम आ जाए, आपका स्कोर कम आ जाए, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आपको नेगेटिव नहीं करूंगा, मैं आपको पॉजिटिव ही करूंगा, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी की स्टार्ट है ना। अभी से अगर आप पॉजिटिव होगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे, आप में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। तो बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करो। आपकी जिन भी बच्चों से बात होती है उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि जीवन में अगर आप खुश हो और मोटिवेटेड हो तो आपको सब अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कल सुबह की क्लास जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर ही है। बेसिक मैथ्स की क्लास इवनिंग में होगी। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा टाइम चेंज करना दीपल, तो आई विल डू इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब जैसे हम हमेशा करते हैं, जय हनुमान जी करके हनुमान भक्त बनना चाहिए, क्योंकि शक्ति मिलती है। तो हनुमान भक्त बन के जय हनुमान करके एग्जिट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।